जय हिंद। पिछली क्लास में हमने बात किया था कि हमारे सबसे नज़दीकतम तारा कौन सा है। तो हमारे सबसे नज़दीकतम तारा सूर्य है। सूर्य का और हमने बात किया था कि सूर्य से सबसे नज़दीकतम तारा कौन सा है, तो वह प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। और हमने बात किया था कि सूर्य से दूसरा सबसे नज़दीकतम तारा कौन सा है, तो वह साइरस स्टार है। हमने तारामंडल के बारे में बात किया था। फिर हमने बताया था कि हमसे सबसे नज़दीकतम ग्रह पड़ते हैं, उसके बाद हमसे सबसे नज़दीक नक्षत्र पड़ते हैं, और नक्षत्रों के बाद सबसे नज़दीक जो हमारे तारामंडल पड़ते हैं। ठीक है, इस प्रकार से तो आकाशगंगा में 100 अरब तारे हैं, तारों का समूह है। लेकिन हमको जो है, जो हमारे सबसे नज़दीक है, वो इतने दूर हुए हैं कि हमको दिखाई नहीं पड़ते हैं। इसलिए जो हमारे सबसे नज़दीक जो तारों का समूह हमें दिखाई पड़ता है उसको हम तारामंडल कहते हैं। उसके बाद नक्षत्र हमें जो है नक्षत्र दिखाई पड़ते हैं। उसके बाद जो है ग्रह और उपग्रह होते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हमारे ऊपर प्रभाव जो है ग्रहों का पड़ता है। हमने पिछली क्लास में बात किया था कि सबसे ज़्यादा हम पे प्रभाव जो है ग्रहों का पड़ेगा, उसके बाद नक्षत्रों का प्रभाव पड़ेगा, उसके बाद हम पे जो है तारों का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने बात किया था तारामंडल। और तारामंडल में मैंने आपको बताया था सप्तऋषि तारामंडल के बारे में। उसके बाद हमने बताया था ऊषा मेजर के बारे में। फिर उसके बाद हमने बताया था ऊषा माइनर के बारे में। और हमने बात किया था हंटर स्टार के बारे में। और हमने बात किया था हाइड्रा तारों के बारे में। एक बार मैं फिर से पिछली क्लास के जो है रिवीजन आपका कराता चलूँ। ठीक है, हमने बात किया था सप्तऋषि तारों के बारे में। तो सप्तऋषि तारे आखिर है क्या चीज़? तो देखिए दोस्तों, जो है पूरे जो है आकाशगंगा में जो है तारों का ऐसा समूह, 7 तारों का ऐसा समूह जो अगर छोटा है तो वह माइनर कहलाएगा। जब अगर वह 7 तारों का ऐसा समूह जिसके सामने जो है अगर ध्रुव तारा दिखाई दे रहा है तो उसको बोलते हैं उषा माइनर। और 7 तारों का ऐसा समूह जो बड़ा दिखाई दे रहा है और जिसके पीछे जो है ध्रुव तारा दिखाई पड़ता हो उसको बोलते हैं उषा मेजर। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था कि उषा मेजर जो है सप्तऋषि, मैंने बताया था आपको सप्तऋषि ये 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक होता है लघु दोस्तों, एक लघु तारामंडल, और एक होता है बृहद तारामंडल। ठीक है, इसी को बोलते हैं उषा माइनर और इसको बोलते हैं उषा मेजर। ठीक है, इसको बोलते हैं उषा उषा माइनर और इसको बोलते हैं उषा उषा मेजर। ठीक है, इसको बोलते हैं उषा माइनर और इसको बोलते हैं उषा मेजर। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ते हैं दोस्तों। ठीक है, ये यहाँ पर ये जो पोलर स्टार होता है इसी को हिंदी में दोस्तों ध्रुव तारा बोलते हैं। अगर ये इसके सामने दिखाई दे रहा है, ये देखिए 7 तारों का ऐसा समूह होगा, यहाँ तारे होंगे। तो ये अगर 7 तारों का ऐसा समूह जो देखने में जिसकी आकृति छोटी हो और जिसके सामने पोलर स्टार दिखाई दे यानी कि ध्रुव तारा दोस्तों दिखाई पड़े, तो उसको बोलते हैं हम उषा माइनर। और 7 तारों का ऐसा समूह, 7 तारों का ऐसा समूह जिसके पीछे जो है देखिए आप ध्रुव तारा दिखाई पड़े उसको बोलते हैं उषा मेजर। और उषा मेजर के सामने जो है ध्रुव तारा नहीं होता जबकि इसके पीछे होता है। ठीक है, तो अगर 7 तारों का ऐसा समूह जिसके पीछे ध्रुव तारा दिखाई दे या नॉर्थ पोलर स्टार जो है दिखाई पड़े तो उसको बोलते हैं उषा मेजर। जो 7 तारों का ऐसा समूह जिसकी आकृति बड़ी और जिसके पीछे जो है ध्रुव तारा दिखाई पड़ता है उसको बोलते हैं उषा मेजर। ठीक है, और 7 तारों का ऐसा समूह जिसकी आकृति छोटी हो और जिसके सामने जो है पोलर स्टार दिखाई पड़ता है तो उसको बोलते हैं उषा माइनर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बृहद तारे सप्तऋषि तारों का जो है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, 7 तारों का समूह। ठीक है, आकाशगंगा में 7 तारों के समूह को हम क्या बोलते हैं? सप्तऋषि बोलते हैं। ठीक है, आकाशगंगा में 7 तारों के समूह को हम सप्तऋषि बोलते हैं। ठीक है, 7 तारों का ऐसा समूह जो जिसकी आकृति छोटी है और जिसके सामने ध्रुव तारा दिखाई पड़े तो उसको बोलते हैं उषा माइनर। 7 तारों का ऐसा समूह जिसके पीछे ध्रुव तारा या पोलर स्टार दिखाई पड़े उसको बोलते हैं हम उषा मेजर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कुछ डाउट मैं आपके और क्लियर करता चलूं कि पोलर स्टार दोस्तों है क्या चीज। ठीक है, मान लेते ये हमारी पृथ्वी है दोस्तों। ठीक है, पृथ्वी पूर्णतः गोल नहीं है, मैंने आपके जो है आपकी सुविधा के लिए इसको गोल बना दिया है। ठीक है, आगे जब हम पृथ्वी के बारे में बात करेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा कि पृथ्वी गोल क्यों नहीं है। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर चपटी क्यों है, पृथ्वी अपने ध्रुवों पर चपटी क्यों है और बीच से उभरी हुई क्यों है, इसका भी कारण है दोस्तों। ठीक है, आगे चल के हम जो है आपको अगली क्लास में हम जब पृथ्वी के बारे में बात करेंगे तो उसके बारे में हम बताएंगे कि अपने घूर्णन की जो इसके अक्ष पर अपने घूर्णन करती है उस घूर्णन की गति के कारण जो है दोस्तों अपने ध्रुवों पर यह चपटी है और जबकि बीच से उभरी हुई है। ठीक है, तो इस कारण जो है पृथ्वी क्या है, पूर्णतः गोल नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये इसका मान लीजिए ये इसका साउथ पोल है और ये इसका नॉर्थ पोल है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और ये आपका जो है यहाँ पर दिखता है ध्रुव तारा। ठीक है, इसी को बोलते हैं नॉर्थ पोलर स्टार। ठीक है, और ये जो है मान लीजिए ये जो है ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ से ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों इसको बोलते हैं अक्ष। और ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों ये रेखा जो देख रहे हैं ये जो खड़ी रेखा है इसको बोलते हैं अक्ष और ये जो पड़ी रेखा है दोस्तों इसको बोलते हैं आधार। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ ले कि जो है पृथ्वी जो अपने अक्ष से कितना झुकी हुई है यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल जो बनता है दोस्तों ये बनता है 23.5 डिग्री का। 23.5 डिग्री का एंगल बनता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ से यानी कि यहाँ से और यहाँ तक का जो एंगल बनेगा दोस्तों वो बनता है 23.5 डिग्री का। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर कि जो है पृथ्वी अपने अक्ष से कितने डिग्री झुकी हुई है तो अपना पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। लेकिन अगर आपसे यह पूछ ले कि यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक का जो आपको एंगल दिखाई दे रहा है यानी कि यहाँ इस रेखा से
इस रेखा तक जो एंगल बनता है दोस्तों, यानी कि अगर पूछ ले कि पृथ्वी अपने आधार से कितनी झुकी हुई है, तो दोस्तों अपने आधार से पृथ्वी 66.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि पृथ्वी अपने अक्ष से कितनी झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जबकि अपने आधार से जो है 66.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, और मैं इसको बताने का सिर्फ यही मकसद था। तो ये पृथ्वी का होता है नॉर्थ पोल दोस्तों, और ये जो है पृथ्वी का होता है साउथ पोल। ठीक है, ये बोलते हैं इसको नॉर्थ पोल, इसको बोलते हैं साउथ पोल। ठीक है, जब और जो पृथ्वी का नॉर्थ पोल है दोस्तों, तो ये ध्रुव तारा हमेशा पृथ्वी के नॉर्थ पोल पर ही दिखाई पड़ता है, यानी कि उत्तर दिशा में या उत्तरी ध्रुव आप कह लीजिए, उसमें उसी पर जो है आपको जो है हमेशा जो है ध्रुव तारा या पोलर स्टार दिखाई पड़ेगा, क्योंकि यह जो है पृथ्वी के उत्तर में दिखाई पड़ता है, इसलिए इसको बोलते हैं नॉर्थ। ठीक, और जबकि पोलर यानी कि ध्रुव, ठीक है, तो ये उत्तरी ध्रुव पर दिखाई पड़ता है, इसलिए बोलते हैं नॉर्थ पोलर। ठीक है, और जबकि ये तारा है तो इसलिए इसको बोल देते हैं स्टार। अब इसको याद करना बहुत ही आसान हो गया दोस्तों। ठीक है, पृथ्वी के नॉर्थ पोल पे पाया जाता है तो इसलिए बोलते हैं नॉर्थ पोलर, और ये क्या है, स्टार है, तो इसलिए बोलते हैं नॉर्थ पोलर स्टार। ठीक है, उत्तर दिशा में जो है यह हमेशा दिखाई पड़ता है। ठीक है, आप जब भी देखेंगे इसको तो यह हमेशा आपको उत्तर दिशा में दिखाई पड़ेगा। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, साथ में जो है सूर्य का भी चक्कर लगा रही है, लेकिन जो है इसकी स्थिति जो है अपने पृथ्वी की स्थिति बदलती रहती है, लेकिन इस ध्रुव तारा यानी कि पोलर स्टार की स्थिति अपनी जगह पे समान रहती है। ठीक है, इसलिए हमेशा ये उत्तर दिशा में दिखाई पड़ता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो अगर जो है पोलर स्टार जो है किसी 7 तारों के ऐसे समूह के सामने है तो वो कौन सा, उषा माइनर है। अगर यह पोलर स्टार किसी 7 तारों की 7 तारों का ऐसा समूह जिसके पीछे दिखाई पड़ता है तो उसको बोलते हैं उषा मेजर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक, अब हम बात करेंगे आकाशगंगा की। ठीक है, तो मैंने बात किया था ये हमारी आकाशगंगा है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये हमारी आकाशगंगा है। ये आकाशगंगा का हमारा ये केंद्र होता है, इस केंद्र को हम बोलते हैं बल्ज। ठीक है, आकाशगंगा के केंद्र को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, बल्ज बोलते हैं। ठीक है, इस बल्ज में जो है सबसे ज्यादा, अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा आपके जो है आकाशगंगा में जो है ब्लैक होल कहाँ पे पाए जाएंगे, तो दोस्तों आपका आंसर होगा बल्ज में। ठीक है, यानी कि आकाशगंगा के केंद्र में, और आकाशगंगा के केंद्र को क्या बोलते हैं दोस्तों, बल्ज बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ सबसे ज्यादा ब्लैक होल कहाँ पाए जाएंगे, तो सबसे ज्यादा ब्लैक होल आकाशगंगा के केंद्र में पाए जाएंगे, यानी कि बल्ज में पाए जाएंगे। ठीक है, आकाशगंगा के केंद्र को क्या कहते हैं, बल्ज कहते हैं। सबसे ज्यादा जो है ब्लैक होल कहाँ पाए जाएंगे, तो आकाशगंगा के केंद्र यानी कि बल्ज में पाए जाएंगे। ठीक है, जो तारे मृत हो जाते हैं वो सारे के सारे कहाँ चले जाते हैं, तो आकाशगंगा के केंद्र की तरफ चले जाते हैं और आकाशगंगा का चक्कर लगाने लगते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा जो आपको ब्लैक होल देखने को मिलेंगे। ठीक है, और जैसे जैसे जो है केंद्र से दूरी बढ़ती जाती है, जैसे जैसे केंद्र से दूरी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे क्या होता है, ग्रहों जो है तारों के बीच क्या है, दूरियां बढ़ती जाती हैं। ठीक है, तारों के बीच दूरियां जो है बढ़ती जाती हैं, और जैसे जैसे हम केंद्र की तरफ जाएंगे यानी तारों में क्या होती है, घनिष्ठता आती जाती है, यानी कि तारे क्या होते हैं, घने होते जाते हैं। और एक जो हम जब हम केंद्र पर पहुंच जाते हैं आकाशगंगा के, तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज्यादा जो है घने जो है ब्लैक होल दिखाई पड़ते हैं। इसलिए बोलते हैं सबसे ज्यादा, अगर आपसे पूछ ले कि सबसे ज्यादा ब्लैक होल कहाँ पाए जाएंगे, तो वह आकाशगंगा के केंद्र यानी कि बल्ज में पाए जाएंगे। ठीक है, आकाशगंगा के केंद्र को क्या बोलते हैं, बल्ज बोलते हैं। ठीक है, अब मैंने बात किया था, ये तो हो गई आकाशगंगा, ये हो गया बल्ज, ये हो गया केंद्र। ठीक है, और ब्लैक होल केंद्र में पाए जाएंगे। ठीक है, ये हमारा सूर्य यहाँ पर विद्यमान है। ठीक है, सूर्य जो है हमारे आकाशगंगा के केंद्र में ना होकर के आकाशगंगा के केंद्र से जो है वह 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है दोस्तों। जी हाँ, सूर्य जो है आकाशगंगा के केंद्र में स्थित नहीं है दोस्तों। ठीक है, सूर्य जो है आकाशगंगा के केंद्र में स्थित ना होकर के आकाशगंगा के एक किनारे पर स्थित है, जिसकी जो है दूरी जो है केंद्र से कितनी है, 30,000 प्रकाश वर्ष है दोस्तों। ठीक है, मैंने आपसे बताया था कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर मैंने बताया था आपसे 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से अगर आप एक साल तक जो दूरी तय करेंगे दोस्तों, साधारण भाषा में अगर मैं बात करूं तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से अगर आप जो एक साल में जो दूरी तय करेंगे उसको बोलते हैं एक प्रकाश वर्ष। ठीक है, इससे अंदाज लगा लीजिए कि ये 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है दोस्तों, तो कितनी बड़ी हमारी आकाशगंगा है दोस्तों। और इस आकाशगंगा का चक्कर लगाने के लिए, यानी कि इस सूर्य जो है इस आकाशगंगा का चक्कर लगा रहा है। ठीक है, कि जो ग्रह और उपग्रह वो सूर्य का तो चक्कर लगा ही रहे हैं दोस्तों, लेकिन सूर्य कोई एक जगह स्थित नहीं है दोस्तों। सूर्य भी जो है चक्कर लगा रहा है, तो वो किसका चक्कर लगा रहा है, वो अपनी आकाशगंगा का चक्कर लगा रहा है। और ऐसा वैसा चक्कर नहीं लगा रहा है दोस्तों, ये स्पीड जो है जिस स्पीड से चक्कर लगा रहा है दोस्तों, ये है 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जो है चक्कर लगा रहा है दोस्तों। अब आप सोच सकते हैं कि ये स्पीड कितनी है दोस्तों। ठीक है, लेकिन हम जो है इतने बड़े जो है हमको जो है ये स्पीड महसूस नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, ये जो है 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से इस आकाशगंगा का चक्कर लगा रहा है। अब इससे आप अंदाज लगाइए कि कितनी बड़ी आकाशगंगा है। तो इसका एक चक्कर पूरा करने में इसको 25 करोड़ साल लग जाते हैं दोस्तों, 25 करोड़ साल लग जाते हैं इस सूर्य को अपनी आकाशगंगा का एक चक्कर पूरा करने में। ठीक है, जो ये चक्कर पूरा करता है दोस्तों, इस चक्कर को बोलते हैं, जो ये चक्कर यानी कि सूर्य द्वारा इस आकाशगंगा का एक जो चक्कर पूरा किया गया दोस्तों, इसको बोलते हैं कॉस्मिक ईयर। क्या बोलते हैं दोस्तों, कॉस्मिक ईयर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं कॉस्मिक ईयर। सूर्य द्वारा जो आकाशगंगा का एक चक्कर पूरा किया गया उसको क्या बोलते हैं, एक कॉस्मिक ईयर। यानी कि एक कॉस्मिक ईयर कितने साल का होता है दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि एक कॉस्मिक ईयर कितने साल का होता है, तो एक कॉस्मिक ईयर 25 करोड़ साल का होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये तो हो गई कॉस्मिक ईयर, लेकिन हमारे जो है सूर्य के जो है चारों तरफ क्या है, सौरमंडल है। तो हमारी जो पृथ्वी है दोस्तों, वो जो है सूर्य का जो है चक्कर लगा रही है, तो उसको जो एक चक्कर जो सूर्य का जो है एक चक्कर जो पृथ्वी द्वारा पूरा किया जाता है उसको बोलते हैं सौर वर्ष। उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, सौर वर्ष।
ठीक है। एक सौर वर्ष कितना कितना दिन का होता है दोस्तों? 365 दिन का होता है, ठीक है। एक सौर वर्ष कितने दिन का होता है दोस्तों? 365 दिन का होता है, ठीक है। एक कॉस्मिक ईयर 25 करोड़ साल का, एक कॉस्मिक ईयर 25 करोड़ साल का, ठीक है। कॉस्मिक ईयर किसको कहते हैं? सूर्य द्वारा आकाशगंगा की जो परिक्रमा की गई है दोस्तों, सूर्य द्वारा एक चक्कर जो है आकाशगंगा का पूरा करने को क्या बोलते हैं? कॉस्मिक ईयर बोलते हैं। और एक कॉस्मिक ईयर 25 करोड़ साल का होता है, जबकि एक सौर वर्ष 365 दिन का होता है। लेकिन अगर आपसे एग्जैक्ट पूछे तो ये एग्जैक्ट होता है 365 दिन 6 घंटे, ठीक है। पृथ्वी जो है सूर्य का जो है चक्कर, एक चक्कर जो है 365 दिन 6 घंटे में लगाती है दोस्तों। अब ये 6 घंटा तो एक्स्ट्रा हो गया साल में, एक साल में ये 6 घंटा एक्स्ट्रा हो जाता है, लेकिन यही जो है दोस्तों 4 साल बाद जाकर के एक लीप ईयर बनता है। यानी कि यही 6 घंटे 4 साल में अगर आप जोड़ेंगे, 4 साल में आप अगर जोड़ेंगे इसको तो ये बनता है 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, और इसको टोटल करेंगे तो आप बनेगा ये 24 आवर, ठीक है। ये कितने घंटे बन गए दोस्तों? 24 घंटे बन गए, यानी कि पूरा एक दिन बन जाएगा, ठीक है। ये 4 साल बाद कितना बन जाता है दोस्तों? एक दिन बन जाता है, ठीक है। अब ये एक दिन तो फालतू हो गया, इसको कहाँ एडजस्ट किया जाए? तो यही एक दिन जो है दोस्तों, ये एक दिन जो है कहाँ जाकर के एडजस्ट हो जाता है? यही एक दिन जो है आकर के किसमें एडजस्ट हो जाता है दोस्तों? फरवरी में एडजस्ट हो जाता है दोस्तों। इसी के जो है बोलते हैं फरवरी के जो है लीप ईयर में फरवरी कितनी की हो जाती है दोस्तों? 29 की हो जाती है। फरवरी कितनी की हो जाती है? 4 साल में एक लीप ईयर पड़ता है, तो ठीक है। यानी कि एक साल में ये 6 घंटे, फिर अगली साल में 6 घंटे, फिर उसके अगली साल में 6 घंटे, और चौथे साल में 6 घंटे। इन 6 यानी कि 4 साल में 6 घंटा बढ़ा, तो कितना घंटा हो गया? 24 घंटा हो गया। और यही 24 घंटा आकर के किसमें जुड़ जाएगा दोस्तों? तो जब ये 4 साल हो जाएंगे तो हो जाएगा लीप ईयर, और दिन कितना, घंटा कितना हो गया? 24 घंटा, यानी एक दिन फालतू हो गया, तो वही फालतू हुआ दिनों आकर के किसमें जुड़ जाएगा? फरवरी में जुड़ जाएगा। तो वही फरवरी कितनी की हो जाएगी? 29 की हो जाएगी। उसी को क्या बोलते हैं? जब फरवरी 29 की हो जाएगी दोस्तों, तो इसी को क्या बोलते हैं? लीप ईयर। क्या बोलते हैं? लीप ईयर, ठीक है। अब ये कौन सा साल चल रहा है? 2023 चल रहा है। अगला जो साल आएगा दोस्तों यानी कि 2024, तो वो कौन सा होगा? लीप ईयर होगा। उसमें फरवरी कितने की हो जाएगी? 29 की हो जाएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है। फरवरी से एक शायरी याद आई, तो किसी शायर ने क्या कहा था कि कितने दिलों को तोड़ती है कमबख्त फरवरी, यूं ही नहीं किसी ने इसके दिन घटाए हैं। तो ये फरवरी 28 की होती है, लेकिन जब लीप ईयर आता है दोस्तों तो ये फरवरी कितनी की हो जाती है? 29 की हो जाती है, ठीक है। अब उम्मीद करता हूँ अब आपको जो है कंफ्यूजन नहीं होगा कि लीप ईयर कैसे बढ़ता है और किस तरीके से जो है घंटे जो है किस तरीके से जो है बढ़ जाते हैं। तो वो पृथ्वी की परिक्रमा करने से जो है दोस्तों 6 घंटे का जो है ये जो है 24 घंटे का हेरफेर होता है, यानी कि हर साल में 6 घंटा बढ़ता है, तो 4 साल में 24 घंटा बढ़ गया। यही 24 घंटा आकर के एक फरवरी में जुड़ जाता है, तो उसी को बोलते हैं लीप ईयर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लास समझ में आ गई होगी, ठीक है। ठीक है। और अब हमने बात किया था, ये तो हो गया हमारा सारा जो है पृथ्वी के बारे में, और ये हो गया हमारी आकाशगंगा के बारे में। अब थोड़ा हम सूर्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए सूर्य है दोस्तों विद्यमान, जो सूर्य जो है हमारी आकाशगंगा के केंद्र से जो है 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर विद्यमान है, ठीक। और इसके चारों तरफ क्या है? ग्रह हैं दोस्तों, ठीक है। तो इन ग्रहों जो है, इन ग्रहों में जो है दोस्तों हमारी पृथ्वी भी है। तो मैं आपसे पूछूं दोस्तों कि हम पे सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ेगा? तो दोस्तों हम पे सबसे ज्यादा प्रभाव ग्रहों का पड़ेगा, क्योंकि सबसे नजदीक हमारे कौन से हैं? ग्रह है, ठीक है। इसीलिए तो कहते हैं कभी शनि ग्रह का प्रभाव है, ठीक है, कभी बृहस्पति ग्रह का प्रभाव है। आगे की नक्षत्र की क्लास जब होगी दोस्तों तो मैं इसमें आपको थोड़ा थोड़ा जो है इन चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत जो है बताऊंगा, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, ठीक है, कि किस तरीके से हम पे जो ग्रहों का प्रभाव किस तरीके से पड़ता है, और अपना ग्रह को मजबूत करना है तो दोस्तों उसके लिए भी थोड़ी बहुत टिप्स मैं आपको दूंगा, जो आपके जो है आगे चल के जो है आपको बेनिफिट देंगे, ठीक है, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो। अदरवाइज फॉलो कीजिए ना कीजिए आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये जो है ये तो हो गया सूर्य दोस्तों, और इसके चारों तरफ जो है दोस्तों ये क्या है? सौर मंडल है। इसी सौर मंडल के अंदर हमारी पृथ्वी है दोस्तों। अब मैं आपसे पूछूं तो और जो है हम पे जो है ग्रहों का जो है प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि ग्रह क्या है दोस्तों? हमारे सबसे नजदीक है, ठीक है। माना कि ये जो है यहाँ पर हमारी पृथ्वी है दोस्तों, तो जाहिर सी बात है ये केवल पृथ्वी ही नहीं सौर मंडल में है दोस्तों, और भी ग्रह है। जैसे कि यहाँ पर क्या होगा? पृथ्वी के बाद मंगल है दोस्तों, मंगल के बाद यहाँ बृहस्पति है दोस्तों, बृहस्पति के बाद यहाँ शनि है, फिर उसके बाद अरुण और वरुण है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों क्या है? शुक्र है, और यहाँ पर क्या है? बुध है, ठीक है। तो ये इस तरीके से अपनी अपनी कक्षाओं में जो है दोस्तों गति कर रहे हैं। तो मैं आपसे पूछूं, देखिए यहाँ पर जो है ग्रह जो है हमारे सबसे नजदीक है, ठीक है, हमारे सबसे नजदीक है, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए क्या है हम पे सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ेगा दोस्तों? तो ग्रहों का पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद हम पे सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ेगा? तो नक्षत्र का पड़ेगा, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रभाव क्या? नक्षत्र का पड़ेगा, क्योंकि ग्रहों के बाद हमसे सबसे ज्यादा नजदीक कौन है? नक्षत्र है, ठीक है। और नक्षत्रों की संख्या कितनी है दोस्तों? 27 है, ठीक है। उसके बाद जो है नक्षत्रों के बाद हमसे सबसे ज्यादा नजदीक कौन है? तो तारामंडल है, ठीक है। इस तारामंडल की संख्या कितनी है दोस्तों? 89 है, ठीक है। और इस तारामंडल के बारे में मैंने पिछली क्लास में आपको बढ़िया विस्तारित तरीके से सारा जो है समझाया है। आप पिछली क्लास देखिएगा तो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बात कर ली तारामंडल की, 89 तारामंडल है, जो मोस्ट जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट था मैंने लिखवा दिया है, ठीक है, और आपको बता भी दिया है, ठीक है। तो मैंने बता दिया यहाँ पर हम पे हमको जो है सबसे ज्यादा प्रभाव किससे पड़ेगा? ग्रहों से। उसके बाद हमको प्रभाव पड़ेगा किससे? नक्षत्रों से। नक्षत्रों की संख्या कितनी है? 27 है। उसके बाद क्या है? हमको सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा किसका? तारामंडल का। और जरूरी नहीं है दोस्तों कि सिर्फ ये तारामंडल भी और ये जो है नक्षत्र ही सिर्फ जो है हमारे जो है ये पूरे आकाशगंगा में है, नहीं दोस्तों। ये तो सिर्फ हमसे नजदीक है, इसलिए हमको दिखाई पड़ते हैं और इसलिए हम इनके बारे में जानते हैं। लेकिन ऐसे ऐसे जो है 100 अरब जो है दोस्तों तारे हैं पूरे आकाशगंगा में, तो वो इतनी दूरी पर हमसे है तो हमको दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए जो है हम उनके बारे में नहीं जानते हैं, ठीक है। ये हमसे नजदीक है इसलिए इनके बारे में हम क्या करते हैं? जानते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको जो है पूरी क्लास जो है समझ में आ गई होगी दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक पूरी जो है क्लास आपको जो है समझ में आ गई। अगर इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है।
ये हमारी आकाशगंगा है और यहाँ पे हमारा जो है सूर्य है। इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, थोड़ी सी चर्चा करेंगे सूर्य के बारे में। सूर्य क्या है, हमारे सौर मंडल का क्या है, प्रधान है। ठीक है, सूर्य क्या है, एक तारा है। हमसे पूछा जाएगा तो हमसे सबसे नजदीकी तारा कौन सा है, तो सबसे नजदीकी तारा अगर दोस्तों पूछा जाए तो हमसे कौन है, तो वह सूर्य है। लेकिन सूर्य का सबसे नजदीकी तारा अगर पूछा जाए तो कौन है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। और दूसरा सबसे नजदीकी तारा अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा है, वह साइरस स्टार है। ठीक है, अब मैंने पिछली क्लास में बताया था हंटर स्टार। हंटर स्टार के पास में जो है हंटर स्टार जो मैंने आपको बताया था, तो हंटर स्टार के जस्ट आप पीछे देखेंगे तो आपको दिखाई देगा साइरस। साइरस, ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये जो ये सूर्य है, सूर्य के जस्ट पास में होता है यहाँ पे प्रॉक्सिमा सेंचुरी और यहाँ पर होता है साइरस। ठीक है, और इस साइरस के पास यहाँ पर आप देखेंगे तो हंटर स्टार दिखाई पड़ेगा। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर जस्ट आप देखेंगे कि यहाँ पर हंटर स्टार और हंटर स्टार के जस्ट पीछे देखेंगे आप तो आपको दिखाई देगा साइरस तारा। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछता है कि हंटर स्टार के पीछे कौन सा तारा दिखाई पड़ता है, या साइरस तारा जो है किस तारा समूह के पीछे दिखाई पड़ता है, तो वह कौन सा है, तो हंटर स्टार के पीछे दिखाई पड़ता है। और अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछे कि हंटर स्टार के पीछे कौन सा तारा दिखाई पड़ता है, तो वह कौन सा दिखाई पड़ता है, साइरस दिखाई पड़ता है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है दोस्तों कि सबसे ज्यादा तेज चमकने वाला तारा कौन सा है, तो दोस्तों सबसे ज्यादा तेज चमकने वाला तारा कौन सा है, वह साइरस है। ठीक है, सूर्य के सबसे नजदीकतम तारा कौन सा है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी की दूरी सूर्य से कितनी है दोस्तों, तो अगर आप 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से अगर आप चलेंगे दोस्तों, तो यहाँ तक पहुंचने में आपको 2.5 साल लग जाएंगे। ठीक है, तो ये इतनी दूरी पर जो है स्थित है। ठीक है, अब मैं बात करूँ इस पूरे आकाशगंगा की। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपसे बताऊं तो इस आकाशगंगा, ये जो पूरी आकाशगंगा आप देख रहे हैं दोस्तों, इस तरीके से पूरा जो ब्रह्मांड है दोस्तों ना, इस पूरे ब्रह्मांड का जो है उत्पत्ति जो है आज से जो है 13.5 अरब मान के चलिए सर दोस्तों। ठीक है, 13.7 अरब एग्जैक्ट अगर आपसे पूछा जाए, 13.7 अरब 7 अरब वर्ष पहले। ठीक है, ये 13.7 अरब वर्ष पहले जो है दोस्तों बिग बैंग की एक घटना हुई थी, जो मैंने आपको बता चुका हूं कि बिग बैंग की घटना क्या चीज़ है। कि एक जो है सबसे पहले क्या था, एक जो तारा था, जो एक पूरा ब्रह्मांड क्या था, एक तारा था जिसका घनत्व क्या था, अनंत था, और जिसका ताप भी क्या था, बहुत अनंत था, लेकिन आयतन क्या था, सूक्ष्म था। वो ब्लैक होल से भी ज़्यादा जो है घनत्व उसका बहुत ज़्यादा था, यानी कि ब्लैक होल से भी ज़्यादा उसका घनत्व था, यानी कि और वो इतना घनत्व होने के बावजूद भी कोई बाह्य बल उस पर ऐसा लगा कि वो धीरे 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 क्या होने लगा दोस्तों, फैलने लगा। कोई बाह्य बल उसको जो है खींच रहा है बाहर, तो वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या होगा, विस्तारित हो रहा था। उसमें क्या हुआ, एकदम से विस्फोट हो गया। और जब विस्फोट हो गया दोस्तों, तो वो क्या हुआ, छोटे 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 टुकड़ों में क्या हुआ, विभाजित हो गया। तो छोटे छोटे जब टुकड़ों में विभाजित हुआ दोस्तों, तो वही क्या बन गई दोस्तों, आकाश गंगाएं बन गई। वही आकाश गंगाएं बन गई दोस्तों। ठीक है, और उन्हीं आकाश गंगाओं में कितनी 100 अरब तारे हो गए दोस्तों। ठीक है, और फिर इन्हीं आकाश गंगाओं में जब विस्फोट हुआ तो तारे बनते हैं, और तारों में जब विस्फोट होता है तो ग्रह और उपग्रह इस तरीके से बनते हुए चलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आज से हम अगर आपसे बात करें तो बिग बैंग थ्योरी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति अगर आपसे पूछे तो आज से कितने साल पहले, 13.5 अरब की उत्पत्ति है, लेकिन आज से 450, ये जो सौर मंडल है दोस्तों, ये जो मैंने बताया था आपको, तो ये 450 अरब वर्ष, यानी कि 13.5 अरब वर्ष पहले दोस्तों इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग थ्योरी के तरीके से हमने समझा था उसके बारे में। उसके बाद अगर आज से कहूँ तो 4.5 अरब वर्ष पहले जो है किसकी जो है उत्पत्ति हुई है दोस्तों, तो इस सौर मंडल, ये जो सौर मंडल आप देख रहे हैं, इसकी उत्पत्ति आज से 4.5 अरब वर्ष पहले हुई है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति कितने अरब वर्ष पहले हुई है, 4.5 अरब वर्ष पहले हुई है। ठीक है, और उसके ब्रह्मांड की उत्पत्ति कितने वर्ष पहले हुई है, 13.7 अरब वर्ष पहले हो चुकी है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, सूर्य एक तारा है, क्यों है, और क्योंकि इसके अंदर अपना ताप भी है और अपना प्रकाश भी है। और क्यों है दोस्तों अपना ताप और अपना प्रकाश इसके अंदर क्यों है, और इसके अंदर से लगातार ऊष्मा क्यों निकलती रहती है, तो वो ऊष्मा क्यों इसलिए निकलती है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन है और इसमें है हीलियम। ठीक है, हाइड्रोजन का दोस्तों हीलियम में क्या होता है, संलयन होता है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, एक क्वेश्चन पाया था कि सूर्य में जो है ऊष्मा किस प्रकार से जो है हाइड्रोजन का हीलियम में क्या होता है। ठीक है, सूर्य से जो ऊष्मा जो निकलती है उसका हाइड्रोजन से हीलियम में क्या होता है, संलयन होता है, विखंडन होता है, नाभिकीय विखंडन होता है। तो आपका आंसर रहेगा दोस्तों संलयन होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का हीलियम में क्या होता है, संलयन होता है। हाइड्रोजन का हीलियम में क्या होता है दोस्तों, संलयन होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो हाइड्रोजन का जो है प्रतिशत अगर आपके, हाइड्रोजन दोस्तों 71% है, और इसमें जो है हीलियम जो है 26% है। ठीक है, 26.5%। ठीक है, ये हाइड्रोजन कितना है, 71% है, हाइड्रोजन 71% है, और जबकि हीलियम कितना है इसमें 26.5% है। ठीक है, और इसी पर और जो है जो बचता है, जो अन्य जो है बचता है, जो अन्य गैसें होती हैं, वो अन्य गैसें कितनी है दोस्तों, अन्य है इसमें 2.5, ठीक है परसेंट, 2.5% अन्य गैसें हैं, जबकि हीलियम कितनी है 26.5% है, और हाइड्रोजन क्या है 71% है। ठीक है, इसी हाइड्रोजन का जब हीलियम में संलयन होता है तो दोस्तों जो है सूर्य से क्या होता है, ऊर्जा निकलती है। अब हम अगला जो है क्लास बात करेंगे नक्षत्रों के बारे जब नक्षत्रों के बाद हम बात करेंगे जब सौर मंडल की, तो उसमें जब मैं सूर्य के बारे में आपको बताऊंगा तो सूर्य के बारे में मैं ये बताऊंगा कि किस तरीके से सूर्य के जो है जो बाहरी जो है तापमान कितना होता है और अंदरूनी तापमान सूर्य का कितना होता है। ठीक है, और जो सूर्य अपने जो है जो अपनी धुरी पर घूम रहा है सूर्य जो है, तो उसकी स्पीड कितनी होती है, जो सूर्य का जो है बाहर
और घूर्णन जो है बाहर जो है कितने दिन में पूरा कर लेता है, और अंतर जो है अंदर का जो घूर्णन होता है वो कितने दिन में पूरा हो जाता है। ठीक है, तो जो सूर्य का जो अंदर का जो घूर्णन होता है दोस्तों वो सिर्फ 25 दिन में पूरा कर लेता है, जबकि बाहर जो बाह्य घूर्णन है दोस्तों वो कितने दिन में पूरा होता है, वो 35 दिन में पूरा होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक ही सूर्य है, ठीक है, ये 25 और 35, ठीक है, ये भी देख। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों ये सूर्य है तो सूर्य तो सिर्फ एक ही है, लेकिन इसके घूर्णन जो है अलग अलग क्यों है। ठीक है, ये अपने अक्ष पर घूमता है, और ठीक है, तो ये जो अपने अक्ष पर जब घूम रहा है तो इसके जो है दो जो है स्पीड कैसे हो सकती है, एक 25 दिन और एक 35 दिन। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सूर्य जो है कोई ठोस आग का गोला नहीं है। ठीक है, यह कैसा है दोस्तों, एक प्लाज्मा अवस्था में है। सूर्य कैसा है, किस अवस्था में है, तो प्लाज्मा अवस्था में। प्लाज्मा दोस्तों आप समझे किस तरीके से, जैसे बकरी का आप खून देख लें दोस्तों, बकरी का जो खून होता है दोस्तों वो कैसा है, प्लाज्मा अवस्था में है। ठीक है, आप जो खखार जो होता है दोस्तों, जो आप जो नाक से निकलता है दोस्तों, ठीक है, वो आप देख लें दोस्तों, अगर आप थूक देते हैं तो क्या होता है, पानी से अगर आप उसको मारेंगे तो धीरे धीरे ऐसे ठेलते रहेंगे लेकिन वो जाता नहीं है। ठीक है, तो जिस प्रकार से अगर खून को, बकरे का जो खून होता है दोस्तों, जो जम जाता है तो वो ना तो पकड़ में आता है दोस्तों और ना ही फैलता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से क्या होता है, ये सूर्य भी है। तो सूर्य किस स्टेज में है, तो प्लाज्मा स्टेज में। जब प्लाज्मा को आप तेज से घुमाएंगे तो बाहर की जो है सतह जो है देर से घूमेगी, जबकि अंदर की सतह बहुत तेजी से घूमेगी। तो उसी प्रकार से सूर्य जो है जब घूम रहा होता है दोस्तों, तो ये तो प्लाज्मा स्टेज में है, तो अंदर की सतह तेजी से घूमती है, जबकि बाहर की सतह जो है धीरे घूमती है। तो बाहर की सतह जब धीरे घूमती है तो ये 25 दिन में जो है एक चक्कर घूम पाती है, जबकि अंदर की सतह तेजी से घूमने के साथ 35 दिन में एक चक्कर पूरा कर लेती है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लास समझ में आ गई होगी। अगर क्लास समझ में आ गई दोस्तों तो मेरी क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। ठीक है, अगर दोस्तों इस क्लास में आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो दोस्तों, तो जरूर कमेंट बॉक्स में आप जरूर टाइप कीजिएगा। मैं आप पूरी कोशिश करूंगा आपको जो है जवाब देने की। ठीक है, मैं आपके डाउट्स को जो है क्लियर करूंगा। आप अगर कोई भी आपको डाउट हो रहा है तो आप जरूर जो है कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके भेजिएगा। ठीक है, तो मैं उसका जवाब दूंगा आपको। ठीक है, जय हिंद।